हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स सैंपल क्वेश्चंस मई 3 के यूपीएससी मेंस मॉडल आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। Q1 बुलडोजर जस्टिस इक्वल्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेस टेस्ट। बुलडोजर जस्टिस आज के समय में एक बहुत बड़ा डिबेट बन चुका है, क्योंकि ये केवल एक लॉ एंड ऑर्डर टूल नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की परीक्षा भी है। सबसे पहले इसका कोर इश्यू समझिए। यहाँ स्टेट एक्शन को एक तरह से इंस्टेंट पनिशमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कई बार ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बाईपास कर देता है। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस देखिए। पहला, अनुच्छेद 14 के तहत आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन इक्वालिटी के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, यानी यदि कानून सबके लिए समान है तो सिलेक्टिव डेमोलिशन न्याय नहीं हो सकता। दूसरा, अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की लाइफ और डिग्निटी को बिना लॉफुल प्रोसीजर के प्रभावित करना गलत है, क्योंकि आर्टिकल 21 सिर्फ लाइफ नहीं बल्कि डिग्निटी और ह्यूमन राइट से भी जुड़ा है। तीसरा, अनुच्छेद 19(1) के तहत यदि किसी का घर या दुकान तोड़ दी जाती है तो उसकी आजीविका और बिजनेस भी खत्म हो सकता है। चौथा, राइट टू शेल्टर, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया है, वह भी प्रभावित होता है, यानी शेल्टर सिर्फ मकान नहीं है, शेल्टर व्यक्ति की बेसिक सिक्योरिटी है। और पांचवां, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूटिव खुद जज और पनिशर जैसा व्यवहार करने लगता है। ये बहुत सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है। अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस देखिए। ये रूल बेस्ड गवर्नेंस को कमजोर करता है। कई बार ये मेजॉरिटेरियन या कलेक्टिव पनिशमेंट को बढ़ावा देता है। प्रशासन पर जनता का भरोसा कम हो जाता है। लॉ एनफोर्समेंट पॉलिटिसाइज हो सकता है और गलत डिमोलिशन होने पर सरकार को मुआवजा भी देना पड़ता है। अब वे फॉरवर्ड की बात करें। सबसे जरूरी है मैंडेटरी नोटिस और हियरिंग। इंडिपेंडेंट जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए और एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अकाउंटेबिलिटी और मुआवजा मैकेनिज्म को मजबूत करना चाहिए। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन देखने में एफिशिएंट लगता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी और रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर सकता है। Q2 NICDP के अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। अब बात करते हैं NICDP यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस समझिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स तैयार करते हैं। ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करते हैं और कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करते हैं। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हैं और ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन में मदद करते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और MSME इकोसिस्टम मजबूत होता है। साथ ही स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप और अर्बनाइजेशन को भी बढ़ावा मिलता है। अब इसके की कंपोनेंट्स देखिए। इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, फ्रेट कॉरिडोर्स और पोर्ट इंटीग्रेशन और इंडस्ट्रियल नोड्स तथा टाउनशिप शामिल होते हैं। अब इसके मेजर चैलेंजेस देखिए। सबसे बड़ा चैलेंज है लैंड एक्विजिशन कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, एनवायरनमेंट क्लियरेंस में देरी। तीसरा, सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन इशू। चौथा, फाइनेंसिंग और PPP रिस्क। पांचवा, लोकल वर्कफोर्स में स्किल मिसमैच। और छठा, अनइवन रीजनल डेवलपमेंट। अब वे फॉरवर्ड में समाधान देखिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू करना चाहिए। ग्रीन इंडस्ट्रियल प्लानिंग अपनानी चाहिए। कॉरिडोर के पास स्किल हब्स बनाना चाहिए और SPV के जरिए स्ट्रांग गवर्नेंस करनी चाहिए। कंक्लूजन में NICDP भारत के लिए ग्रोथ इंजन बन सकता है अगर इसके इंप्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स दूर कर दिए जाएं। Q3 भारत में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म। अब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल रिफॉर्म की। ट्रिब्यूनल्स का उद्देश्य था कि न्याय जल्दी मिले और कोर्ट पर पेंडेंसी कम हो। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जुडिशरी पर पेंडेंसी का बोझ घटाता है। ये स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देता है। टैक्स, एनवायरनमेंट और सर्विस मैटर्स में स्पीड बढ़ाता है और इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मजबूत होता है। अब इसके की कंसर्न समझिए। एक, इंडिपेंडेंस इश्यू। कई बार अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा होता है। शॉर्ट टेन्योर से ऑटोनॉमी कमजोर हो जाती है और ट्रांसफर या रिमूवल का डर बना रहता है। 2, अकाउंटेबिलिटी इश्यू। ट्रिब्यूनल्स में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी है, प्रोसीजर अलग अलग हैं और कई बार ट्रिब्यूनल भी कोर्ट जैसी देरी करने लगते हैं, जिससे उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। अब रिफॉर्म मेजर्स देखिए। ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस होना चाहिए जिसमें जुडिशियल डोमिनेंस हो। फिक्स्ड टेन्योर और सिक्योर सर्विस कंडीशन जरूरी हैं। डिजिटल सिस्टम और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर लागू करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर बढ़ानी चाहिए और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट तथा परफॉर्मेंस ऑडिट भी होना चाहिए। कंक्लूजन में ट्रिब्यूनल्स को इंडिपेंडेंट और एफिशिएंट बनाना जरूरी है ताकि वे एग्जीक्यूटिव के एक्सटेंशन की तरह न बन जाएं। Q4 ग्रामीण गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी में AI। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बारे में। AI ग्रामीण भारत में गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
सबसे पहले इसका पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन समझिए। ये रिएक्टिव गवर्नेंस से प्रेडिक्टिव गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट करता है और इससे टारगेटिंग बेहतर होती है तथा लीकेज कम होता है। अब इसके प्रैक्टिकल यूज केस देखिए। AI बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी और पेस्ट डिटेक्शन, वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर अर्ली वार्निंग, स्मार्ट इरिगेशन शेड्यूलिंग जिससे पानी की बचत होगी, हेल्थ सेक्टर में टेलीमेडिसिन और डिजीज आउटब्रेक प्रिडिक्शन, एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल्स, PDS और DBT में फ्रॉड डिटेक्शन, सैटेलाइट तथा AI के जरिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग। अब इसके एथिकल और गवर्नेंस कंसर्न समझिए। सबसे बड़ा कंसर्न है डिजिटल डिवाइड, जिससे गरीब लोग एक्सक्लूड हो सकते हैं। दूसरा, एल्गोरिथमिक बायस, जिससे गलत निर्णय हो सकता है। तीसरा, डेटा प्राइवेसी रिस्क, खासकर आधार लिंक डेटा में। और चौथा, AI डिसीजन में अकाउंटेबिलिटी की कमी। अब वे फॉरवर्ड देखिए। भारत नेट और डिजिटल लिटरेसी के साथ AI को जोड़ना होगा। स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क जरूरी है। ह्यूमन इन लूप मॉडल अपनाना चाहिए और ओपन सोर्स AI मॉडल से ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए। कंक्लूजन में AI ग्रामीण विकास में क्रांति ला सकता है, लेकिन इक्विटी, प्राइवेसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। Q5 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस की। ECI की इंडिपेंडेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करता है। ये डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी बनाए रखता है। ये स्टेट मशीनरी के मिसयूज को रोकता है और सभी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। अब इसके सामने आज की चुनौतियां देखिए। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस की धारणा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कमजोर एनफोर्समेंट, मनी पावर, पेड न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी ओपेसिटी डिबेट और हेट स्पीच पर एक्शन में देरी। अब रिफॉर्म्स नीडेड समझिए। 1. अपॉइंटमेंट रिफॉर्म, कोलेजियम लाइक सिस्टम होना चाहिए जिसमें PM, LOP और CJI शामिल हों। 2. फंक्शनल स्ट्रेंथनिंग, ECI को इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट और बजट देना चाहिए। MCC लागू कराने की स्ट्रॉन्ग पावर देनी चाहिए और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। 3. इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल फंडिंग रेगुलेशन जरूरी है। फेक न्यूज और डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए और टाइम बाउंड डिस्क्वालिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। कंक्लूजन में ECI की मजबूत स्वतंत्रता भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की रीढ़ है। Q6 डिफेंस फोर्सेज विजन 2047। अब हम डिस्कस करेंगे डिफेंस फोर्सेज विजन 2047। ये विजन केवल मॉडर्नाइजेशन नहीं, बल्कि जॉइंटनेस, इंडिजनाइजेशन और साइबर प्रिपेयर्डनेस की मांग करता है। भारत की तैयारी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन पुश, मेक इन इंडिया, CDS की स्थापना और थिएटर कमांड की चर्चा, डिफेंस कॉरिडोर्स और प्राइवेट पार्टिसिपेशन, डिफेंस एक्सपोर्ट में वृद्धि और डिजिटल बैटलफील्ड अवेयरनेस में सुधार। लेकिन कुछ गैप्स भी हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्लो है, इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन इश्यू हैं, इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, साइबर और स्पेस वल्नरेबिलिटी है और बजट स्ट्रेस है क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कैपिटल कम। अब जरूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखिए। जॉइंटनेस, थिएटर कमांड को स्पष्टता के साथ लागू करना होगा। इंटीग्रेटेड प्लानिंग और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स जरूरी है। इंडिजनाइजेशन, R&D बूस्ट करना होगा। DRDO और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना होगा। टेक ट्रांसफर और डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित करना होगा। ह्यूमन रिसोर्स, अग्निवीर इंटीग्रेशन और लॉन्ग टर्म रिटेंशन प्लान जरूरी है और टेक इनेबल्ड वॉरफेयर के लिए रिस्किलिंग जरूरी है। साइबर और स्पेस, डेडिकेटेड साइबर कमांड और स्पेस वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस जरूरी है। कंक्लूजन में विजन 2047 को पूरा करने के लिए इंक्रीमेंटल अपग्रेड नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। Q7 AI वॉरफेयर और ऑटोनॉमस वेपन्स। अब हम बात करेंगे AI वॉरफेयर की। आज AI वॉरफेयर में ऑटोनॉमस ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस आ चुके हैं। AI इनेबल्ड साइबर अटैक बढ़ रहे हैं। डीप फेक प्रोपेगेंडा और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है। रियल टाइम सर्विलांस और टारगेटिंग सिस्टम विकसित हो रहे हैं और AI बेस्ड बैटलफील्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी बन रहे हैं। AI वॉरफेयर खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट अटैक संभव बनाता है। एट्रीब्यूशन मुश्किल होता है, मशीन स्पीड वॉर से एस्केलेशन रिस्क बढ़ता है और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा वल्नरेबिलिटी में आ जाता है। अब भारत की स्ट्रैटेजिक नीड्स समझिए। भारत को इंडिजिनस ड्रोन इकोसिस्टम बनाना होगा। AI बेस्ड इंटेलिजेंस फ्यूजन सिस्टम चाहिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम और EMP टेक्नोलॉजी जरूरी है। साइबर रेजिलियंस और क्रिटिकल इंफ्रा सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी। अब एथिकल और लीगल चैलेंजेस देखिए। सबसे बड़ा सवाल है अकाउंटेबिलिटी, यानी AI किलिंग का जिम्मेदार कौन होगा। एल्गोरिदम एरर से सिविलियन कैजुअल्टी हो सकती है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है। अब बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड, ह्यूमन इन कमांड प्रिंसिपल अपनाना चाहिए। नेशनल AI डिफेंस डॉक्ट्रिन बनानी चाहिए। लीथल ऑटोनॉमस वेपन्स पर इंटरनेशनल नॉर्म्स जरूरी हैं।
और AI ऑडिट तथा टेस्टिंग सिस्टम लागू करना होगा। कंक्लूजन में AI वॉरफेयर इनेविटेबल है, इसलिए रेगुलेशन और प्रिपेयर्डनेस दोनों साथ बढ़नी चाहिए। Q8 नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार। अब हम बात करेंगे प्रहार स्ट्रैटेजी की। प्रहार इसलिए जरूरी है क्योंकि टेरर थ्रेट बदल चुका है। अब साइबर टेरर, ड्रोन टेरर और लोन वुल्फ अटैक बढ़ रहे हैं। साथ ही मल्टी फ्रंट थ्रेट है, बॉर्डर और इंटरनल रेडिकलाइजेशन दोनों। इसलिए एक इंटीग्रेटेड नेशनल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इसके की ऑब्जेक्टिव्स होंगे रेडिकलाइजेशन रोकना, इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन मजबूत करना, स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा। लेकिन कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस भी हैं क्योंकि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है जिससे फेडरल फ्रिक्शन होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग गैप होता है, एजेंसियां ओवरलैप करती हैं और कन्विक्शन में देरी होती है। अब कोऑर्डिनेशन कैसे सुनिश्चित करें? सेंटर स्टेट मैकेनिज्म, यूनिफाइड SOP बनाना चाहिए। सेंसिटिव रीजन में जॉइंट टास्क फोर्स बनानी चाहिए। एजेंसी इंटीग्रेशन, NIA, NatGrid और MS बड़ी E को स्ट्रेंथन करना होगा और रियल टाइम डेटा फ्यूजन प्लेटफॉर्म बनाना होगा। कम्युनिटी रोल, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम जरूरी हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग जरूरी है। ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म मॉनिटरिंग जरूरी है। टेक्नोलॉजी, AI सर्विलांस और ड्रोन मॉनिटरिंग जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी और डार्कनेट ट्रैकिंग जरूरी है। कंक्लूजन में प्रहार स्ट्रैटेजी को होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच में लागू करना चाहिए। Q9 भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मॉडल। अब हम बात करते हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मॉडल की। आज रोड्स, रेल, पोर्ट्स और रिन्यूएबल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फंडिंग पर दबाव है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट प्रेशर है, बैंकिंग सेक्टर NPA है और प्रोजेक्ट्स का जेस्टेशन पीरियड लंबा है। अब इवॉल्विंग फाइनेंसिंग मैकेनिज्म देखिए। 1. PPP मॉडल, जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर रिस्क शेयर करते हैं, जैसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। 2. इन्वेट्स, जो ऑपरेशनल एसेट्स को मोनेटाइज करके लॉन्ग टर्म फंड्स जुटाने में मदद करते हैं। 3. NIIF, जो सोवरेन बैक्ड फंड है और विदेशी निवेश आकर्षित करता है। 4. म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, जिससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग मिलती है। 5. एसेट मोनेटाइजेशन NMP, जिसमें पब्लिक एसेट्स को लीज पर दिया जाता है। 6. ग्रीन बॉन्ड्स और ESG फाइनेंस, जिससे क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रा को फंडिंग मिलती है। अब इसके की चैलेंजेस देखिए। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, ULB की लो क्रेडिट वर्थीनेस, DPR क्वालिटी कमजोर, लैंड और क्लियरेंस में देरी और लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट का कमजोर होना। अब सस्टेनेबल रोड मैप देखिए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मजबूत करना होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डीप करना होगा, इन्वेट्स और TOT मॉडल बढ़ाना होगा, ULB अकाउंटिंग और प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म जरूरी है, ब्लेंडेड फाइनेंस और VGF सपोर्ट देना होगा और आउटकम बेस्ड प्लानिंग करनी होगी। कंक्लूजन में भारत को बैंक और बजट पर निर्भरता घटाकर डाइवर्सिफाइड फाइनेंस इकोसिस्टम बनाना होगा। Q10 फार्म लोन वेवर पॉलिटिकल लेकिन डिसरप्टिव। अब हम बात करते हैं फार्म लोन वेवर की। लोन वेवर पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये डिस्ट्रेस फार्मर्स को तुरंत राहत देता है। इलेक्टोरल अपील बहुत मजबूत होती है और इसे एग्रीरियन क्राइसिस का क्विक समाधान माना जाता है। अब इसका फिस्कल डिसिप्लिन पर प्रभाव देखिए। स्टेट फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, कैपेक्स घटता है, जैसे इरिगेशन, स्टोरेज और रोड्स। हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च कम हो सकता है और लॉन्ग टर्म फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कमजोर होती है। अब क्रेडिट कल्चर पर प्रभाव देखिए। मॉरल हैजर्ड बनता है, लोग भविष्य में फिर वेवर की उम्मीद करने लगते हैं। स्ट्रैटेजिक डिफॉल्ट बढ़ता है, रिपेमेंट डिसिप्लिन कमजोर होता है और बैंक रिस्क एवर्स बनकर रूरल लेंडिंग घटा देते हैं। अब रूरल डिस्ट्रेस पर प्रभाव देखिए। पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिलती है, डेब्ट प्रेशर घटता है। नेगेटिव, प्राइस और प्रोडक्टिविटी जैसे स्ट्रक्चरल इश्यू सॉल्व नहीं होते। टेनेंट फार्मर्स और शेयर क्रॉपर्स बाहर रह जाते हैं। लाभ बड़े किसानों को ज्यादा मिलता है और मनी लेंडर सिस्टम पर असर नहीं पड़ता। अब ऑल्टरनेटिव लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन विस्तार, PMFBY रिफॉर्म, MSP ट्रांसपेरेंसी और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, हॉर्टिकल्चर और एलाइड सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, FPO सपोर्ट, लैंड लीजिंग रिफॉर्म, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग और डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, PM किसान विस्तार। कंक्लूजन में लोन वेवर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल राहत है, लेकिन स्थायी समाधान प्रोडक्टिविटी और मार्केट रिफॉर्म्स में है। Q11 वॉशिंगटन कंसेंसस। अब हम बात करते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस की। ये एक ऐसा सेट है जिसमें 1990 के दशक में प्रमोट किए गए इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स शामिल थे, IMF, वर्ल्ड बैंक और US ट्रेजरी द्वारा। अब इसके की कंपोनेंट्स देखिए। फिस्कल डिसिप्लिन, टैक्स रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, सब्सिडी कम करना और FDI को प्रोत्साहन देना।
अब भारत की रिफॉर्म्स में इसका क्या रोल रहा? भारत के 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स काफी हद तक इसी मॉडल से जुड़े थे, जैसे लाइसेंस राज में कमी, ट्रेड ओपनिंग, डिसइन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसी से भारत ने बीओपी क्राइसिस को ओवरकम किया और ग्लोबल इंटीग्रेशन मजबूत हुआ। लेकिन आज दुनिया इससे आगे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसकी कई लिमिटेशन सामने आईं। ये मार्केट एफिशिएंसी पर ओवर एम्फेसिस करता था। इससे इनइक्वालिटी बढ़ी, सोशल सेफ्टी नेट कमजोर रहे, ह्यूमन डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट किया गया, इकोनॉमी ग्लोबल शॉक्स के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो गई। अब नई ग्लोबल थिंकिंग क्या कहती है? आज माना जा रहा है कि स्टेट सिर्फ कंट्रोलर नहीं बल्कि स्टेट एज फैसिलिटेटर और रेगुलेटर होना चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रिवाइवल हो रहा है, सेमीकंडक्टर, ईवी, क्लाइमेट लिंक्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ और वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर जोर है। भारत का करंट अप्रोच भी मिक्स है, मार्केट रिफॉर्म्स के साथ वेलफेयर स्कीम्स और पीएलआई जैसी स्ट्रैटेजी एक पोस्ट वॉशिंगटन मॉडल का उदाहरण है। Q20 फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2626। अब बात करते हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 की। ये इंडेक्स स्टेट्स की फिस्कल परफॉर्मेंस को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से मापता है। अब इसके की पैरामीटर्स देखिए। फिस्कल डेफिसिट ट्रेंड, डेट टू जीएसडीपी रेशियो, रेवेन्यू डेफिसिट, इंटरेस्ट बर्डन, एक्सपेंडिचर क्वालिटी, कैपेक्स बनाम रेवेन्यू स्पेंडिंग और ओन टैक्स रेवेन्यू परफॉर्मेंस। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इसका फायदा क्या होगा? ये सभी स्टेट्स के लिए एक कॉमन बेंचमार्क बनाता है, सेंटर को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव डिजाइन करने में मदद करता है, स्टेट्स के बीच बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग को बढ़ावा देता है और ट्रांसपेरेंट रैंकिंग से ट्रस्ट भी बढ़ता है। फिस्कल अकाउंटेबिलिटी कैसे सुधरेगी? ये ऑफ बजट बोरोइंग जैसी हिडन लायबिलिटी को हाईलाइट करता है और स्टेट्स को जीएसटी कंप्लायंस, पावर सेक्टर सब्सिडी रैशनलाइजेशन और यूएलबी रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए पुश करता है। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, डेटा एक्यूरेसी, रिपोर्टिंग मैनिपुलेशन और स्टेट्स की अलग अलग फिस्कल कैपेसिटी। वे फॉरवर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड फिस्कल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडिपेंडेंट ऑडिट और ग्रांट्स को आउटकम बेस्ड स्पेंडिंग से लिंक करना चाहिए। Q13 AI लेबर मार्केट इम्पैक्ट स्टडी और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। अब हम डिस्कस करेंगे AI लेबर मार्केट इम्पैक्ट स्टडी। ये स्टडी इसलिए जरूरी है क्योंकि AI जॉब्स को पॉलिसी से ज्यादा तेजी से बदल रहा है। अब इसका एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर संभावित प्रभाव देखिए। 1. सेक्टर वाइज रिस्ट्रक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन, सर्विस में AI प्रोडक्टिविटी शिफ्ट और एग्रीकल्चर में प्रिसीजन टेक। 2. स्किल पॉलिसी शिफ्ट, AI लिटरेसी और डिजिटल स्किल्स जरूरी होंगी, साइबर सिक्योरिटी और AI टेक्नीशियन की डिमांड बढ़ेगी। 3. सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म, गिग इकोनॉमी बढ़ेगी, इसलिए पोर्टेबल बेनिफिट्स और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की जरूरत होगी। 4. एजुकेशन रिफॉर्म, करिकुलम मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन। अब रिस्क्स भी समझिए। जॉब पोलराइजेशन, हाई स्किल बनाम लो स्किल, रीजनल इनइक्वालिटी और लो स्किल वर्कर्स की वेज स्टैग्नेशन। समाधान: स्किल इंडिया 2.0 से मास स्किलिंग, वर्नाक्युलर AI लर्निंग प्लेटफॉर्म, MSME के लिए टारगेटेड रिस्किलिंग और डिस्प्लेस्ड वर्कर्स के लिए सोशल सेफ्टी नेट। Q14 न्यू जीडीपी बेस ईयर 2022-23 पॉलिसी टूल। अब बात करते हैं न्यू जीडीपी बेस ईयर 2022-23 की। बेस ईयर रिवीजन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि समय के साथ इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है, नए सेक्टर उभरते हैं, डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक, कंजम्पशन पैटर्न और प्राइस स्ट्रक्चर बदल जाता है, जिससे पुराना बेस आउटडेटेड हो जाता है। 2022-23 बेस ईयर क्यों महत्वपूर्ण है? ये पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग को कैप्चर करेगा। सर्विस सेक्टर और डिजिटल ट्रांजैक्शन बेहतर तरीके से शामिल होंगे, अपडेटेड कॉर्पोरेट डेटाबेस तथा जीएसटी डेटा का उपयोग बढ़ेगा। इम्पैक्ट: ग्रोथ मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा, प्रोडक्टिविटी एस्टिमेशन मजबूत होगा, वेलफेयर टारगेटिंग, पॉवर्टी इनकम एस्टिमेट ज्यादा रिलायबल होंगे और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, IMF, वर्ल्ड बैंक डेटा कंपैबिलिटी बढ़ेगी। वे फॉरवर्ड, इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिकल ऑडिट होना चाहिए और NSSO सर्वे को स्ट्रेंथन करके इनफॉर्मल सेक्टर को बेहतर कैप्चर करना चाहिए। Q15 16वें वित्त आयोग की भूमिका। अब हम डिस्कस करेंगे 16वें वित्त आयोग की भूमिका। ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला और फिस्कल स्टेबिलिटी पर सिफारिश करता है। सेंटर स्टेट रिलेशन में भूमिका: ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस को एड्रेस करता है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बैलेंस बनाता है। की फोकस एरियाज: टैक्स शेयरिंग रेशियो, परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स, क्लाइमेट फंडिंग और फिस्कल डिसिप्लिन के लिए इंसेंटिव। चैलेंजेस: 1. इक्विटी बनाम एफिशिएंसी, गरीब बनाम अमीर राज्यों की मांग। 2. फिस्कल प्रूडेंस, स्टेट डेट और ऑफ बजट बोरोइंग। 3. डेमोग्राफिक डिबेट, साउथ स्टेट्स द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पेनल्टी का विरोध। वे फॉरवर्ड: पॉपुलेशन, इनकम डिस्टेंस और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस्ड वेटेज देना चाहिए। लोकल बॉडी फाइनेंस को मजबूत करना चाहिए। Q6
ब्रिक्स एसटीआई कोऑपरेशन और ग्लोबल टेक गवर्नेंस। ब्रिक्स एसटीआई का मतलब है ब्रिक्स देशों के बीच साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग। ग्लोबल टेक गवर्नेंस में स्कोप, ये मल्टीपोलर टेक ऑर्डर को बढ़ावा देता है, वेस्टर्न मोनोपोली को कम करना। जॉइंट R&D इकोसिस्टम, AI, क्वांटम स्पेस, ऑल्टरनेटिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिक्स क्लाउड पेमेंट सिस्टम, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग, डेटा गवर्नेंस, AI एथिक्स। भारत के लिए लाभ, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप, स्पेस कॉपरेशन और UPI जैसे प्लेटफॉर्म को ब्रिक्स मार्केट में एक्सपोर्ट करना। लेकिन चाइना डोमिनेंस और ट्रस्ट डेफिसिट जैसे चैलेंजेस को मैनेज करना होगा। Q17 US इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का भारत पर फॉलआउट। वेस्ट एशिया भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, डायस्पोरा और ट्रेड रूट से जुड़ा है। फॉलोआउट 1. एनर्जी सिक्योरिटी, क्रूड ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी और सप्लाई डिसरप्शन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इससे इन्फ्लेशन और कैड सेड बढ़ेगा। 2. ट्रेड रूट्स, गल्फ शिपिंग लेन पर खतरा और इंश्योरेंस कॉस्ट में वृद्धि। 3. डायस्पोरा, गल्फ में बड़ी भारतीय वर्कफोर्स की सुरक्षा और रेमिटेंस में कमी। 4. डिप्लोमेसी, इजराइल, ईरान, USA और अरब वर्ल्ड के बीच टाइट्रोप वॉक। रणनीति, एनर्जी इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाना और IOR में मरीन सिक्योरिटी मजबूत करना। Q18 शियाओकांग विलेज और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी। चीन के शियाओकांग वेल ऑफ विलेज बॉर्डर के पास ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाए गए हैं। प्रभाव, टेरिटोरियल कंट्रोल, सिविलियन सेटलमेंट क्लेम को मजबूत करता है। सर्विलांस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और मॉनिटरिंग। लॉजिस्टिक्स, PLA के लिए रैपिड मोबिलाइजेशन सपोर्ट। भारत का जवाब, BRO प्रोजेक्ट्स को तेज करना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मजबूती से लागू करना और ड्रोन सैटेलाइट सर्विलांस बढ़ाना। Q19 रेल टेक पॉलिसी और ERCT डिजिटाइजेशन। रेलवे भारत की लॉजिस्टिक्स की रीढ़ है। रेल टेक कवच जैसे सेफ्टी सिस्टम, AI बेस्ड मेंटेनेंस और इंडिजिनस इनोवेशन। ERCT डिजिटल रेलवे रिसीट ट्रैकिंग, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी आती है। लाभ, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को GDP के 8-10% तक लाना और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। चुनौती, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग रिस्क और डिजिटल लिटरेसी गैप। Q20 EASE 9.0 के अंतर्गत PSB रिफॉर्म्स। EASE एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, गवर्नेंस और डिजिटल बैंकिंग पर फोकस करता है। अचीवमेंट, तेज लोन प्रोसेसिंग और बेहतर ग्रीवेंस रिड्रेसल। गैप्स, गवर्नमेंट डोमिनेंस, बोर्ड ऑटोनॉमी की कमी और प्राइवेट बैंक के मुकाबले स्लो इनोवेशन। नीड, बैंक बोर्ड ब्यूरो को मजबूत करना, लैटरल एंट्री और कॉम्पिटिटिव बैंकिंग कल्चर। एसए फ्रेमवर्क 1 टेक्नोलॉजी विदाउट अकाउंटेबिलिटी बिकम्स ऑथोरिटेरियन। इंट्रो, टेक्नोलॉजी पावर मल्टीप्लायर है, लेकिन बिना चेक्स एंड बैलेंस के ये सर्विलांस स्टेट बना सकती है। पॉइंट 1 मास सर्विलांस, AI बायस और डेटा मोनोपोली के खतरे। पॉइंट 2 अकाउंटेबिलिटी बिना टेक्नोलॉजी इनएफिशिएंसी, करप्शन देरी लाती है। समाधान, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, AI एथिक्स और सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एसए फ्रेमवर्क 2 फेडरलिज्म इन इंडिया इज कॉन्टिन्यूअसली नेगोशिएटेड। थीम, इंडियन फेडरलिज्म एक डायनामिक प्रोसेस है। उदाहरण, GST काउंसिल, फाइनेंस कमीशन डिबेट और डिजास्टर मैनेजमेंट। स्ट्रेस पॉइंट्स, गवर्नर रोल, फिस्कल सेंट्रलाइजेशन, सेस और रीजनल पॉलिटिक्स। फ्यूचर, इंटरस्टेट काउंसिल को मजबूत करना और लोकल गवर्नमेंट थर्ड टियर को सशक्त बनाना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।